क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि ऑफिस में या दोस्तों के बीच सत्ता का एक अनदेखा खेल चल रहा है, जिसके नियम कोई नहीं बताता? मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं, और इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता। आप मेहनत करते हैं, आप ईमानदार रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई और ही बाजी मार ले जाता है। आज हम इसी उलझन पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन और जूस्ट एल्फर्स की एक किताब है, द 48 लॉज ऑफ पावर। और ये किताब दावा करती है कि वो सत्ता के इन्हीं छिपे हुए नियमों को उजागर करती है। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, लेकिन साथ ही कह सकते हैं बहुत विवादास्पद भी। कुछ लोग इसे कामयाबी की कुंजी मानते हैं, तो कुछ इसे नैतिक रूप से खतरनाक। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या ये किताब असल में दुनिया को चलाने वाले नियमों का खुलासा करती है, या ये सिर्फ जोड़ तोड़ करने वालों के लिए गाइड बुक है। चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बिल्कुल। और इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी दावे से होती है। इसके कवर पे साफ लिखा है कि ये उन लोगों के लिए है जो सत्ता चाहते हैं, सत्ता को देखना चाहते हैं या सत्ता के खिलाफ खुद को मजबूत करना चाहते हैं। मतलब ये हर किसी के लिए है, खिलाड़ी, दर्शक और वो लोग जो इस खेल का शिकार नहीं बनना चाहते। और ये सिर्फ लेखक के अपने विचार नहीं है। ये किताब 3000 साल के इतिहास का निचोड़ होने का दावा करती है। 3000 साल, मतलब ये कोई नई सेल्फ हेल्प ट्रिक नहीं है। ये तो वो ज्ञान है जिसे शायद सिकंदर महान से लेकर आज के सीईओज तक इस्तेमाल करते आए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन किताब के बारे में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, अनैतिक, चालाक, क्रूर, ये सुनने में कुछ अच्छे नहीं लगते। क्या इसका मतलब ये है कि कामयाब होने के लिए बुरा बनना जरूरी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर इस किताब का, कह सकते हैं, असली मर्म छिपा है। ग्रीन का तर्क ये है कि ये किताब दुनिया कैसी होनी चाहिए ये नहीं बताती, बल्कि दुनिया जैसी है उसे दिखाती है। ये एक आईने की तरह है। हो सकता है कि आपको आईने में जो दिखे वो पसंद ना आए, लेकिन आईना झूठ नहीं बोलता। तो ये किताब सत्ता के खेल को नैतिक या अनैतिक के चश्मे से नहीं देखती, वो सिर्फ प्रभावी और अप्रभावी के नजरिए से देखती है। ठीक है, तो ये एक तरह से दुनिया की सच्चाई का एक्सरे है। तो फिर ये नियम असल में दिखते कैसे हैं? चलिए कुछ नियमों में गहराई से उतरते हैं, ताकि अंदाजा लगे कि ये सलाह कितनी प्रैक्टिकल है या फिर कितनी खतरनाक हो सकती है। किताब का पहला नियम ही बड़ा दिलचस्प है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। यानी अपने मालिक या बॉस से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। सुनने में तो ये थोड़ी चापलूसी जैसा लगता है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका मतलब काफी गहरा है। ये चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आत्मसंरक्षण की बात कर रहा है। ग्रीन का तर्क है कि आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं वे भी इंसान हैं और उनमें असुरक्षा की भावना होती है। आपका टैलेंट और आपकी काबिलियत उनकी असुरक्षा से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। अगर आप उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तो वो आपको एक खतरे के रूप में देखेंगे। फिर आपका टैलेंट आपके लिए एक वरदान की जगह एक बोझ बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आइडिया को इस तरह से पेश करो कि बॉस को लगे कि उनका आइडिया था। लेकिन इससे टीम में माहौल कैसा बनेगा? क्या इससे अच्छी प्रतिभा दब नहीं जाएगी? विधा पर ज्यादा बात नहीं करते। उनका ध्यान सिर्फ व्यक्ति के आगे बढ़ने पर है। वो कहते हैं कि समझदारी इसी में है कि आप अपने बॉस को सुरक्षित महसूस कराएं। जैसे गैलीलियो ने जब ग्रहों की खोज की, तो उसने अपनी खोज को अपने संरक्षक मेडिची परिवार को समर्पित किया, ताकि वो उसकी खोज को अपनी कामयाबी के तौर पर देखे, ना कि अपने लिए खतरे के तौर पर। तो ये अपनी चमक को छुपाना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पेश करना है। ये तो हुई सत्ता के खेल में खुद को बचाने की बात। लेकिन किताब में कुछ ऐसे नियम भी हैं जो ज्यादा आक्रामक लगते हैं। जैसे नियम 3 है, कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपने इरादे छुपा कर रखें। यह तो सीधे सीधे धोखे की बात कर रहा है। हाँ, और ये सीधे सन त्सू की किताब द आर्ट ऑफ वॉर से आता है, जहां धोखे को युद्ध का सबसे जरूरी हिस्सा माना गया है। सोचिए, अगर आप किसी से कोई डील कर रहे हैं या ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के लिए मुकाबला कर रहे हैं और आप अपने सारे पत्ते पहले ही खोल दें, तो आपका विरोधी आपके हर कदम के लिए तैयार रहेगा। यह नियम कहता है कि लोगों को अंधेरे में रखो, उन्हें धुंधले इशारे दो, ताकि जब आप अपना असली दांव चलें तो वे पूरी तरह हैरान रह जाएं। ये एक तरह का मानसिक धुआं पैदा करने जैसा है, ताकि आप बिना किसी रोक टोक के अपना काम कर सकें।
ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस या राजनीति में ये कैसे काम करता होगा। पर अब हम नियमों के एक और समूह की तरफ बढ़ते हैं, जो बाहरी दिखावे और छवि बनाने पर जोर देते हैं। जैसे नियम 5 कहता है, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी आपकी इज्जत पर बहुत कुछ निर्भर करता है, अपनी जान की तरह उसकी हिफाजत करें। ये नियम तो आज के सोशल मीडिया के दौर में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है ना? आपकी प्रतिष्ठा या रेपुटेशन सत्ता का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। एक बार ये बन जाए तो ये आपके लिए बहुत सारे काम कर सकती है। लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपके दुश्मन आपसे डरेंगे। लेकिन अगर एक बार इस पर दाग लग गया तो उसे धोना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ग्रीन कहते हैं कि आपको अपनी प्रतिष्ठा को बहुत सोच समझकर बनानी चाहिए, चाहे वो ईमानदारी की हो या क्रूरता की, और फिर उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नकली मुखौटा बनाने जैसा नहीं है कि आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं? क्या ये पाखंड नहीं हुआ? ये एक वाजिब सवाल है। ग्रीन के नजरिए से देखें तो वो कहेंगे कि दुनिया में लोग आपको आपके असल रूप में नहीं देखते, वो आपको उस छवि के जरिए देखते हैं जो आप पेश करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये असली है या नकली, सवाल ये है कि क्या ये प्रभावी है। पीटी बर्नम, जो महान शोमैन थे, उन्होंने इसी नियम का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बारे में तरह तरह की कहानियां फैलाईं ताकि लोग हमेशा उनके बारे में बात करते रहें। उन्होंने समझा कि ध्यान खींचना, चाहे अच्छे कारणों से हो या बुरे, सत्ता की पहली सीढ़ी है। ध्यान खींचना, इससे मुझे एक और नियम याद आता है, नियम 6, कोड अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। यानी हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचें। ये तो आज के इन्फ्लुएंसर कल्चर का मूल मंत्र लगता है। बिल्कुल। ग्रीन लिखते हैं कि गुमनामी में रहना सबसे खराब है। इससे बेहतर है कि आपकी आलोचना हो। जब तक लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तब तक आप प्रासंगिक हैं। पाब्लो पिकासो ने भी यही किया। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते थे जिससे वो सुर्खियों में बने रहें। उनका मानना था कि एक कलाकार के लिए सबसे बुरी चीज ये है कि लोग उसके काम को नजरअंदाज कर दें। यह नियम कहता है कि भीड़ में गुम होने से अच्छा है कि आप अलग दिखें, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा अजीब या विवादास्पद ही क्यों न बनना पड़े। ठीक है, अब तक जो हमने नियम देखे वे या तो खुद को बचाने के लिए हैं या अपनी छवि बनाने के लिए। लेकिन अब हम किताब के उस हिस्से में चलते हैं जो इसे सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाता है। इसके सबसे कठोर और अब क्रूर नियम, नियम 15 है, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। यह सुनकर ही बहुत असहज महसूस होता है। हाँ, और यही वो नियम है जहाँ कई लोग इस किताब को पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी ठंडी रणनीतिक सोच को समझें तो ग्रीन का तर्क है कि आधा अधूरा छोड़ा गया दुश्मन हमेशा बदला लेने के लिए वापस आता है। वो कहते हैं कि जब आप किसी से लड़ते हैं तो दया दिखाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां एक राजा ने हारे हुए दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया और बाद में उसी दुश्मन ने उसे तबाह कर दिया। चीन के एक शासक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद उसे एक छोटी सी जागीर दे दी। कुछ साल बाद उसी प्रतिद्वंद्वी ने एक बड़ी सेना बनाकर उसे गद्दी से उतार दिया। लेकिन आज की दुनिया में, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो या सामाजिक जीवन, ये सलाह कितनी सही है? क्या ये दुश्मनी का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र नहीं बना देगी? अगर आप किसी को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं तो क्या आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं बन जाते जिससे कोई काम नहीं करना चाहेगा? आपकी प्रतिष्ठा वो खराब नहीं होगी? ये इस नियम का दूसरा पहलू है और इसका सबसे बड़ा खतरा भी। अगर आप इस नियम का इस्तेमाल खुलेआम करते हैं तो लोग आपको एक खतरनाक और अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखेंगे। सही बात है। इसलिए ग्रीन की सलाह है कि ऐसे काम खामोशी से और अक्सर दूसरों के जरिए करवाए जाते हैं। लेकिन उनका मूल सिद्धांत वही रहता है, खतरे को जड़ से खत्म कर दो। यह किताब आपको ये भी सिखाती है कि जब कोई आपके खिलाफ इस नियम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे कैसे पहचाने। मतलब ये आपको शिकारी और शिकार दोनों की सोच से वाकिफ कराती है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा योगदान है कि ये आपको सिर्फ हमला करना नहीं सिखाती, बल्कि हमले से बचना भी सिखाती है। कवर पर दी एक्सप्रेस का एक कोट है जो इसे नए मैकियावेलीज के लिए जरूरी नियम कहता है। जो लोग नहीं जानते, मैकियावेली 15वीं शताब्दी के एक इतालवी राजनयिक थे जिन्होंने लिखा था कि एक शासक को नैतिक होने के बजाय प्रभावी होना चाहिए। उनका मानना था कि सत्ता बनाए रखने के लिए कभी-कभी क्रूरता जरूरी होती है।
तो जब ये किताब नए मैकियावेलीज के लिए बताई जाती है तो ये सीधी सीधे कह रही है कि ये आपको अच्छा इंसान बनना नहीं बल्कि प्रभावी बनना सिखाएगी। बिल्कुल। ये किताब एक टूल किट की तरह है। एक हथौड़े का इस्तेमाल घर बनाने के लिए भी हो सकता है और किसी का सिर फोड़ने के लिए भी। गलती हथौड़े की नहीं, इस्तेमाल करने वाले की है। ग्रीन का कहना है कि सत्ता की दुनिया में नैतिकता एक लग्जरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं समझेंगे तो आप उन लोगों का आसान शिकार बन जाएंगे जो इन्हें समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उनका संदेश साफ है, दुनिया ऐसी ही है। आप या तो इसके नियम सीख लें या फिर कुचले जाने के लिए तैयार रहें। तो इस पूरी चर्चा से क्या समझ आता है? ये किताब सत्ता की एक अनफिल्टर्ड, कठोर और कह सकते हैं व्यवहारिक समझ पेश करती है। ये आदर्शवादी नहीं है, बल्कि यथार्थवादी है। ये इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों की रणनीतियों को लेकर उन्हें 48 नियमों में बदल देती है, ताकि कोई भी उन्हें समझ सके। इसका सार यही है कि सत्ता एक खेल है और ये किताब उस खेल के नियम बताती है। ये उस सच्चाई को स्वीकार करती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं कि हमारे चारों ओर हर समय सत्ता की खींचतान चल रही है। चाहे कोई उस खेल में हिस्सा लेना चाहे या बस एक दर्शक बनकर उसे समझना चाहे या फिर खुद को उस खेल के दांव पेच से बचाना चाहे, ये किताब हर किसी के लिए कुछ न कुछ रखती है। ये सिर्फ विजेताओं के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो शिकार नहीं बनना चाहते। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सत्ता के इन क्रूर नियमों को जानना और समझना किसी को नैतिक रूप से मजबूत बनाता है या कमजोर? क्या दुनिया की इस कड़वी सच्चाई को जानकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं जो खुद को बचा सके? या ये ज्ञान हमें और ज्यादा चालाक और जुड़तोड़ करने वाला बना देता है? और क्या इन नियमों की समझ के बिना आज की इस जटिल दुनिया में टिके रहना और आगे बढ़ना वाकई संभव है?